नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है जनाब डॉलर। साथ साथ बजट के ऊपर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डॉलर की कदर के अंदर जो बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, इससे मईशत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। आप जानते हैं कि US डॉलर जो है वो एक तरह से ग्लोबल करेंसी बन चुका है। बहुत सारी कोशिशें हुई दुनिया भर के अंदर कि किसी तरह डॉलर को शिकस्त दे दी जाए, लेकिन डॉलर को शिकस्त देना मुश्किल हो गया। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज कल के माशी हालात के अंदर इट इज़ वर्चुअली, आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड इम्पॉसिबल, बट आइड से इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट कि आप डॉलर को रिप्लेस कर दें। पाकिस्तान ने भी इस सूरत में बहुत सारी काविशें और कोशिशें की। कभी चाइना के पीछे लगकर हमने कोशिश की कि युआन को किसी तरह पाकिस्तान में इंटर कर दिया जाए, लेकिन वो तो मामलात ही कुछ और हो गए। वहाँ तो इश्यूज़ ही कुछ और हैं, चैलेंजेस ही कुछ और हैं। फिर उसके साथ साथ यूरो पे बड़ा फोकस किया, लेकिन यूरो क्रैश के बाद, यूरो आपको पता होगा कि यूरो जब क्रैश हुआ तो सारी दुनिया के बहुत सारे मईशत दानों की प्रेडिक्शंस गलत हो गई और पाकिस्तान का इन्हिसार अगर यूरो पर होता तो फिर पता नहीं क्या हो जाता। मल्टीपल डिस्कशंस हुई। ऑब्वियसली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना चाहिए, येन के मुतालिक भी बात हुई कि कुछ रिजर्व उसमें रिटेन किया जाए। ताहम बात फिर वापस लौट कर डॉलर पर ही आ गई। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे और वाला हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रेसिडेंट फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब। वेलकम करते हैं उनको शो में। मलिक बोस्तान साहब, वेलकम टू द शो। बोस्तान साहब, अब मेरे जहन में जो भरता पहला सवाल है वो ये कि वैसे तो बजट के साथ ताल्लुक़ जोड़ा जा सकता है, लेकिन आपको ये पूछना चाहूँगा मुख्तसरन कि इस बजट के अंदर कोई ऐसे इकदामात नहीं लिए गए जिससे डॉलर को स्टेबलाइज या स्ट्रेंथन किया जाए। क्या मेरी बात दुरुस्त है? ये क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्यों है? देखो जी, सबसे बड़ा जो हमारा इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा डिवेल्यूशन का जो नुकसान हो रहा है ना, उसे हमें देखना होगा। आपने देखा हुकूमत ने पिछले 4 महीने में 10% 2 दफ़ा डिवेल्यू किया है और 5% करके, और डॉलर जो था वो 101 से कम बढ़ता बढ़ता 115 तक पहुंच गया। और उससे हमारे एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि हमारे जो कर्ज़े थे फ़ॉरन 92 बिलियन, वो 10 रुपये से भी कर्ज 900 अरब रुपये हमने बैठे बिठाए अपने कर्ज़ों में इजाफा कर लिया, जिससे हमारे पे करने में बड़ा लॉस उठाना पड़ेगा। और इसी तरह जो है हुकूमत ने जो है इम्पोर्ट को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ड्यूटियाँ लगाई, 500 आइटम पे ड्यूटियाँ लगाई, जिससे इम्पोर्ट भाई उनको कहता है कि कम हो और एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हुकूमत ने रिबेट दिए, तो आपने देखा पिछले 3 महीने में तकरीबन 12 से 14% इजाफा हुआ है हमारी एक्सपोर्ट में। तो रुपया तब भी मजबूत होगा जबकि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, इंपोर्ट कम होगी, ट्रेड गैप कम होगा। तो हुकूमत का पूरा इस वक्त जो फोकस है कि ट्रेड तजारती खसारा हमारा कम हो, क्योंकि हमें बार बार कर्जे देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। सूद भी हमें बड़ा 5 अरब डॉलर हर साल अदा करना पड़ा है। तो ये हुकूमत जो है इस कोशिश की गई है कि रिबेट ज़्यादा दिए जाए, और जो रिफ़ंड है ख़ास तौर पे 260 अरब के जो एक्सपोर्टरों के काफ़ी अरसे से फंसे हुए हैं, तो उसका भी उन्होंने वादे किए कि जुलाई से हम इनको किस्तों में दे देंगे। और उनके ताजरों ने यह है कि आप इसकी बजाय हमें बांड दे दें, जितना हमारा रिफ़ंड है उस बैंक से लोन ले सकें। तो ये चीज़ें इनकी चल रही हैं। किसी तरह के उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो, जिससे पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज आ गया तो रुपया मजबूत होगा, वरना तो इसी तरह हमें डिवेल्यू कर करके और लोन ले लेके उधारे रिज़र्व मांगे तांगे रिज़र्व से तो कोई फ़ायदा नहीं होता। हमें अपने रिज़र्व बिल्ड करने होंगे और अपनी चीज़ कुफ्ते बाजू से जो है पाकिस्तान के रिज़र्व में इजाफा करना होगा। लोन लेके रिज़र्व करने से नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं होगा कभी। अच्छा, यूजुअली क्या है कि न्यूट्रलिटी और बैलेंस बिजनेस की तमाम तंजीमों के अंदर अहम होता है, और जाहिर बात है गवर्नमेंट के ऊपर अननेसेसरी क्रिटिसिज्म भी अवॉइड करते हैं। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, अब जो हालात हैं वो यकसर तब्दील हो रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे मलिक बोस्तान साहब, हालात तब्दील हो रहे हैं। आगे अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो हुकूमतें तब्दील हो सकती हैं, हुकूमतें माने वफाक भी और सुबह। क्या इसके इफ़ेक्ट्स डॉलर पर आ सकते हैं? क्या किसी सियासी जमात की ऐसी बात सुनी है कि डॉलर को इस्तेहकाम मिलेगा या रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा या कोई और सिलसिला होगा? हैव यू हर्ड एनीथिंग फ्रॉम देम? आपसे मशवरा तो लिया होगा? देखो जी, हमारे से तो कोई मशवरा नहीं लिया। डार साहब थे तो वो ले लेते थे। अभी जो है मिफ्ता सईद साहब से मेरी बात हुई थी जब डॉलर अभी पिछले दिनों 120 हो गया था, फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया था गवर्नर साहब से, क्योंकि समझाया था आपने? नहीं, हमें मार्केट में बड़ा डॉलर की किल्लत का सामना था, सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, डिमांड बढ़ गई थी वही डिवेल्यू की अफवाहों की वजह से। तो मैंने कहा एक तो आप वाज़ेह तौर पर तरदीद करेंगे, मज़ीद डिवेल्यू नहीं होगा, तो जो उन्होंने देखा कि और मज़ीद जो डिवेल्यू करना था हमने कर दिया, अंदर नहीं करेंगे।
और हमें फिर हमने उनसे सप्लाई मांगी, डॉलर की सप्लाई जो गवर्नर साहब ने दे दी। आपने देखा डॉलर जो 120 से कम हो गया फिर 118.50 पे आ गया। तो वो हम इस सिलसिले से ओपन मार्केट बता रहे हैं। जी 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 जी। तो उसमें क्योंकि अफवाहें ये आ रही थी कि फिर 105 रुपये का फिर मज़ीद डिवैल्यू होने वाला है। तो उन्होंने कहा जी हमें अगली हुकूमतों पे छोड़ेंगे हम और कोई मज़ीद डिवैल्यू नहीं करेंगे। तो अब उनके वैसे भी 2-3 हफ्ते रह गए, तो मेरा ख्याल है मज़ीद ये तो डिवैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन अगली बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से ये बात होती है ना कि 125 तक होना चाहिए। देखो जी, पहले जरदारी साहब जो ना वो सियासी पोजिशनिंग करते थे, लेकिन आपने उन्होंने 125 का कहा। आपने पढ़ा होगा आज से 3 महीने पहले किसी जलसे में खिताब करते हुए फरमाया था कि पाकिस्तानी डॉलर 125 को होने वाला है। तो उससे लोगों ने पहले तो कहा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब ये सीरीज़ शुरू हुई तो उन्होंने कहा जी जरदारी साहब को ज़रूर कोई इल्म था। तो उन्होंने 125 वाकई जो आपने IMF और वर्ल्ड बैंक और जो ऐसी बातें आ रही थी गर्दिश में उन्होंने अब लोन के अगर उनको जाना पड़ा तो हो सकता है फिर वो ये शर्त रख दें कि आप मज़ीद डिवैल्यू करें, तो हो सकता है इन्हें फिर करना पड़ जाए। क्योंकि ये बड़ी अहमियत तलब चीज़ है कि अगर डॉलर जो है वो और मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ता है, रुपये डिवैल्यू होता है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स अकर कर सकती हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। आप इससे एग्री करेंगे कि एक ऐसा मुल्क जिसकी इंपोर्ट्स जो हैं उसकी एक्सपोर्ट से कहीं ज़्यादा हैं, वहाँ पर रुपये को डिवैल्यू करके कोई ना कोई फ़ायदा लिया जा सके? मेरा तो नहीं ख्याल ये मुमकिन है। नहीं हुआ नहीं। 1955 से तक देखो हमारा डॉलर का ट्रेड सरप्लस था और डॉलर का रेट 5 रुपये था। जी जी। तो हमें कोई यानी कि डिवैल्यू के लियाकत अली खान साहब को बड़ा प्रेशर किया कि आप जो है डिवैल्यू करें। उन्होंने हम क्यों करें भाई, हम हमारा ट्रेड सरप्लस है तो हम खाम खा डिवैल्यू कर दें, तो एक्सपोर्ट हमारी वैसे सही है, बेहतर है। तो उन्होंने वो प्रेशर कबूल नहीं किया और उसके बाद जब तक देख डिवैल्यू नहीं कर रहे थे आप, ट्रेड गैप नहीं था। जो ही आप इसकी तरफ आए और तरक्याती बजट आपने लोन लेने के शुरू, पहले आपको पता है पहले ये होता था कि आपका जो तरक्याती बजट होते थे वो नोट छाप के पूरे किया जाता, लोन नहीं लिया जाता था। यानी कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जब ये पॉलिसी अपनाई है तब कर्जों का बोझ पाकिस्तान को दबा के नीचे की तरफ लेके जा रहा है, ऊपर नहीं उठने दे रहा। नहीं, अब तो मैं आपसे बड़ी खुल के बात करूंगा आज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप आज निशानदेही करेंगे कि जो जो गलतियां इन लोगों ने की हैं और उन गलतियों का अजाला किस तरह से किया जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है, ब्रेक वापस आएंगे तो ये तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई और उनका अब अजाला किस तरह से किया जा सकता है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको ये भी बताता चलूँ कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 44,000 पॉइंट से भी नीचे आ चुकी है। अभी तक की कमी 378 पॉइंट्स तक हो गई है। आगे पूरे दिन के अंदर अब क्या होता है इसके मुतालिक फिर हम बात ज़रूर करेंगे। हैरानगी की बात यह है कि ये कहते हैं जनाब हमने मईशत को बहुत बेहतर कर दिया और ये किया वो किया, और स्टॉक मार्केट का ये हाल है बजट के बाद। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब मलिक बोस्तान साहब, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। मलिक बोस्तान साहब, थोड़ा सा इसके ऊपर भी रोशनी डालें, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्या होना शुरू हो गया है? ये तो जनाब बड़े दावे कर रहे थे फर्टिलाइज़र बढ़ जाएगा, पता नहीं सीमेंट बढ़ जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं। देखो जी, ये पिछले मंडे को स्टॉक 45,573 था और आज 4350 के करीब पहुंचने वाला है। तो 1500 पॉइंट जो है मार्केट जो है नीचे चली गई। तो उसकी बुनियादी वजह जब से कातलाना हमला हुआ है हसन इकबाल पे, उसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आया पाकिस्तान की मैशत पे, पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की सलामती पे। जब एक मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर भी महफूज नहीं है तो वहाँ फिर आवाम खाक महफूज होएगी। ये बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया इंटरनेशनल मार्केट में हमारा। और आगे ये बताया जा रहा है कि दूसरे लफ्ज़ों में कि आपके इंतखाब किस किस्म के होंगे। हमारे यहाँ तो इस खबर को दबा दिया गया है, लेकिन आप सही कह रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर एक मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर पे हमला हो जाना, जी तो बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा है। और आगे ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा और लोग भी मर सकते हैं, खून खराबा भी हो सकता है। तो इसी वजह से स्टॉक जो है मुसलसल लोग सेल करें और रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। कराची के मुतालिक भी कहा गया कि बाय डिज़ाइन इसके हालात ख़राब किए जाएंगे। ये है बड़ी इंटरनेशनल साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। इस वक्त मैं समझता हूँ हुकूमत को, फ़ौज को, सियासी क़यादत को और ख़ास तौर नवाज शरीफ साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो
मुल्क की सलामती के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है मुल्क को बनाने में, उनका कोई डाउट नहीं, उनका बड़ा रोल है। यही स्टॉक जो 19,000 से 55,000 उन्हीं के दौर में गई है और 10,000 मेगावाट बिजली भी वो लेके आए, पूरे बहुत बड़े सी पैक के मनसूबे को दोबारा किया। कर्जा भी बड़ा बढ़ा दिया सर उन्होंने, कर्जा भी बड़ा बढ़ा दिया। अभी आप बात अपनी जो पहले कर रहे थे ना वो पहले मुकम्मल करें कि इन्होंने काम क्या क्या किए हैं। अभी आप बहुत काम किए हैं उसको, नहीं काम वो वाले काम जो गलत भी किए हैं ना वो उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए ताकि इस्लाह हो, बताना चाहिए। उस तरफ ही आ रहा था लेकिन आपने पहले से नहीं मैंने तो ये देखो नवाज शरीफ साहब ने जो काम बहुत ज़्यादा किए हैं और उनके जाने के बाद जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, उसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। तो उसके बाद हुकूमत है ही नहीं। अब जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो किसकी सुने, अपना साबका वज़ीर आज़म की सुने, पार्टी कायद की सुने, आर्मी की सुने, चीफ जस्टिस की सुने, सबकी आवाम की सुने, तो उन्हें जो है सारों को भी साथ लेके चल रहे हैं। वो बड़ी या उनकी सुने जो एयरपोर्ट पे चेकिंग करते हैं, तो हाँ तो वो बदल है, उन्हें बड़ी दर्शमंदी के साथ अपने आप को बैलेंस किया हुआ है, तो ज़ाहिर है। लेकिन सबकी बातें माननी होती हैं। हम आ रहे थे पाकिस्तान के अभी जो स्टॉक गिरने की तरफ था, बजाय हम सियासी बहस में उलझ जाए, तो ये हमारे आपने लिए जो सियासी नहीं, आपने नुक्ता बड़ा अहम उठाया ना। आपने कहा कि ये जो वाकया पेश आया एहसन इकबाल साहब का, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा कि ये आपने कहा कि जी जनाब नवाज शरीफ साहब जब से गए तब से मुल्क की मईशत ख़राब हुई, तो क्या और कोई अहल आदमी नहीं था उनकी सियासी जमात के अंदर के जो इकोनॉमिकली मुल्क को सस्टेन कर सके? फिर आपको बंदा दे दिया ना मिफ्ता इस्माइल, बोला ये लें ये बंदा ये बना के देगा। देखो जी बात होती है फैसले की कुव्वत, किसी भी बड़े अदारों के सामने डट जाना। देखो ना, कोई बुज़दिल आदमी नहीं डट सकता। किसी शेरों का कहते हैं ना, अगर बादशाह उनका लीडर गिदड़ बना दिए जाए तो वो गिदड़ों वाले फैसले करेगा। तो हमें इस वक्त बड़े इंटरनेशनल हमारे क्राइसिस में है और नवाज शरीफ साहब दोबारा, मैं नहीं चाहता था कि दोबारा आप क्योंकि लेकिन उन्होंने बड़े जुर्रतमंदाना फैसले किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। खास वक्त जब एटमी धमाका हुआ उन्हें बड़ा प्रेशर था, उन्होंने कहा जी मैं करूँगा चाहे मुझे हुकूमत छोड़नी पड़ जाए। सी पैक के लिए भी उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए मैं इसको जारी रखूँगा चाहे मुझे हुकूमत छोड़नी पड़ जाए। इसी तरह उन्होंने जितने बड़े फैसले किए हैं उन्होंने जुर्रत के साथ किए हैं, तो उसी की वजह से नतीजा था कि पाकिस्तान की इकानमी बेहतर हुई थी। लॉ एंड आर्डर कोई सोच सकता है कि कराची में अमन हो जाएगा, यही सब लोग यही थे, कभी नहीं हुआ। और क्या हुआ, उन्होंने फ़ौज को पावर दी, नेशनल इलेक्शन प्लान बनाया, बदखोरी ख़त्म की और कमेटियाँ बनाई और फंड दिए, तो तभी जाके ये हुआ ना। उन्होंने फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा जी आपने बड़ी बेहतरीन बात की, ठीक है, मेरे ख्याल वो देख भी रहे होंगे क्योंकि आजकल उनको मीडिया देखने का ज़्यादा मौका मिलता है। लेकिन मैं साथ साथ ये भी चाहूँगा कि थोड़ी इस्लाह के लिए जो गलतियाँ उन्होंने, देखो मैं उसके मैं देखो मैंने बात अब आपने बीच दूसरी तरफ ले मैं ले गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको देखो मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि इस वक्त हमारी अस्करी क़यादत को, सियासी क़यादत को और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब को, उनकी बहुत जिम्मेदारी कंधों पे पाकिस्तान को उन्होंने बनाया है, तो उसको बचाना भी उनका फर्ज है। नहीं, लेकिन जो आप निशानदेही कर रहे थे इकोनॉमिक चैलेंजेस की, मैं वही कह रहा हूं, आपने कहा कुछ डिसीजंस इन्होंने गलत लिए इकोनॉमिकली, जो इनको सही करने चाहिए तो गलत ले लिए। पूरी बात सुन लेना, जो मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान के गिर्द घेरा बनाया मैं उस तरफ आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब को जोश की बजाय होश से काम लेना है। और इस वक्त पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि हम आपस में माजाराई करें। और अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन की तैयारी करें, जो भी जमात आ जाए उसे बड़े खुश सलूबी के साथ उसे उसका हैंड ओवर करें और उसको बोले चलाएं। तो पाकिस्तान को इस वक्त बचाना है, इंटरनेशनल जो ताकतें हैं पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, ये सबको पता है। पाकिस्तान के खिलाफ बड़े अभी देखो ना, शुमाली कोरिया ने हैंड्स अप कर दिए, अब ईरान को भी हैंड्स अप कराएंगे। अगली बारी पाकिस्तान की है कि एटमी प्रोग्राम रोल बैक किया जाए और उसके लिए इकनॉमिक वार की पोजीशन में पाकिस्तान के हमेशा करने के लिए कि ये इस काबिल ही ना रहे कि ये आर्मी और फौज को पाल सके। तो ये सारी चीज़ें हमने मद्देनजर रखनी है। पाकिस्तान को बचाने के लिए पाकिस्तान के मैशत को मजबूत करने के बड़े अच्छे फैसले करने पड़े। एक्सपोर्ट बढ़ानी पड़ेगी, वर्कर रिमिटेंस हमें बढ़ानी पड़ेगी जो कि दिन ब दिन कम हो रही है। हमारे स्किल्ड लोगों को बाहर भेजना पड़ेगा। सी पैक को बड़ी खुश सलूबी के साथ इसको पाए तकमील तक पहुँचाना है। आपके सामने रोज़ इंडिया धमकियाँ दे रहा है कि इसको मैं जो है जब तक मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको तकमील न जाने दूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी है। तो पाकिस्तान का फिर मैं आपको दोबारा उसी पॉइंट पर ले आऊँ। जी आप हाईलाइट कर रहे थे, माजरत मैंने आपको रोक दिया, इसका मतलब वो सिलसिला टूट गया। आप बता रहे थे इन्होंने मिस्टेक्स की हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की ट्रेड पॉलिसी के मुतालिक। इनको ट्रेड पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा गेयर्ड अप रखनी चाहिए थी।
क्या आपके ख्याल से उसकी इस्लाह करने की अभी ज़रूरत और गुंजाइश बहुत ज़रूरत मौजूद है। है? देखो जी, 3 महीने अभी भी हैं। देखो जी, हमारी जो एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी, इसको सोचने का मकाम है। आखिर क्या वजह है? हम इतनी जो है उसकी बुनियादी, हम वैल्यू एडेड में है ही नहीं है। जब तक हम वैल्यू एडेड प्रोडक्शन में नहीं आएंगे, हम कभी भी दुनिया के मुकाबला नहीं करते। हम क्या करते हैं, गंदम पैदा की, गंदम बेच दी। हमने चावल पैदा की, चावल बेच दिए। गन्ना पैदा किया, शुगर बार बेच दी। काटन, 4 ही तो हैं, और अब आपके हमारे पास है क्या? तो हम वैल्यू एडेड में अगर आते हैं तो यही चीज़ जो हम 1 रुपये की बेचेंगे, ये हमारी 100 की बिकेगी। तो आज हमारी जो एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर है, ये 60 अरब डॉलर। उसके लिए ताजिर सनतकार कहाँ से लाऊंगा? हमारे पास तो ताजिर सनतकार यही हैं। ये बोलते हैं चीनी बनाओ बेचो, ये बोलते हैं बस चावल आ गया, चावल को बेचो, ना इससे कोई विनीगर बनाओ, ना इससे कोई और चीज़ बनाओ, ना इसके राइस केक बनाओ, ना नूडल बनाओ, कुछ भी नहीं बनाओ, बस बेच दो। वैल्यू एडेड, कॉटन लो, धागा बनाओ, बेचो। बस वो धागा भी अब तो नहीं बना रहे, अब तो हमने रॉ कॉटन उठा के बेचो। यही मैं कहता हूँ, हमें वैल्यू एडेड में आने का, प्रोडक्शन में आना पड़ेगा, तब भी काम करना पड़ता है सर। उसमें हमें जो है बड़े लोगों को इंसेंटिव देने पड़ेंगे। बाहर का जो हमारा पाकिस्तानी है 300 अरब डॉलर बाहर लेके बैठा हुआ है, उसको एतमाद में लेना होगा। उन्हें सेफ, अभी एमनेस्टी स्कीम बड़ी अच्छी स्कीम है हुकूमत ने जो लेके आई है, इस हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आपके काम पे अर्ज आएगा? नहीं, किसी के काम पे अर्ज नहीं आएगा। पाकिस्तान का काम है तो सब जो टीटी लोग घुमाया करते थे वो नहीं आएगी काम पे, तो अर्ज आएगा। देखो, हमें पाकिस्तान को मजबूत देखना है, अपने आप को मजबूत नहीं देखना है। पाकिस्तान के मुफाद में ये, और इन्होंने बड़ा आगे मैं आपको बता दूं, ऑफशोर कंपनियों के 18,000 अरब डॉलर बाहर पड़े हैं लोगों के। और अब कानून बन गया है, कोई भी अगर कोई भी अपना अकाउंट होल्डर है किसी भी कंट्री में, तो वो अगर सोर्स नहीं देगा तो उसका पैसा फ्रीज हो जाएगा। अब पाकिस्तान ने भी ये अकाउंट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन का एग्रीमेंट कर लिया है, सितंबर से इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उनको अभी हमने लाइसेंस दे दिया कि भाई जो गलत काम किए हैं ठीक है, अब आपका पैसा बाहर पड़ा है, वापस ना भी लाओ। देखो, इसमें वापस लाने की शर्त नहीं है, खाली ये कि टैक्स भर दो। देखो जी, उन्होंने डिक्लेयर हो जाएगा ना, तो कम से कम फ्रीज होने से तो बच जाएगा ना, उनका लीगल पैसा होएगा। तो ये देखो, हमें इन्होंने बड़ा सोच समझ के ये फैसला किया है, और इससे पाकिस्तान को उन्होंने एक रास्ता दिया है पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तान पैसा वहाँ रख नहीं सकते थे और यहाँ ला नहीं सकते थे, तो उन्हें एक सेफ महफूज रास्ता दिया है, उससे उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर हुकूमत, क्योंकि कुछ आदमी चले गए कोर्ट में चले गए कि ये गलत है, टैक्स पेयर के साथ ज़्यादती है। I'll ask you to hold that thought। अभी आप इस पर जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि मजीद और गुफ्तगू हो, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस मौजू को आगे लेकर चलते हैं। थोड़ा सा एमनेस्टी स्कीम को कंक्लूड कर देते हैं, और उसके साथ ही हम फिर जानना चाहेंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उस पर डॉलर की कदर और रुपए की कदर के ऊपर क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दुनिया के अंदर भी बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और माशी पस मंज़र तब्दील हो रहा है, क्योंकि चीन और अमेरिका के दरमियान ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। इसके नतीजे में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे अपने फाजिल मेहमान जनाब मलिक बोस्तान साहब से। जनाब मलिक बोस्तान साहब, बुनियादी जो मसला अब हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये जो ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, इसके नतीजे में आपको लगता है कि कोई फायरवर्क्स होंगे और डॉलर की कदर पर भी कोई असरात मुरतब होंगे? पाकिस्तान भी काफ़ी अरसे से काविश में, कोशिश में था कि चीन के साथ भी डील हो जाए। मैंने सुना है कि जुज़वी वो डील हुई है कि हमारे माल की तरसील वहाँ आराम से हो सके, लेकिन इस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें जी। देखो जी, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा इक़दाम किया है, चाइना के साथ जो है युआन ट्रेड का रास्ता खोल दिया। एलसी भी पाकिस्तानी रुपए में भी खुल सकती है और चाइनी युआन में भी खुल सकती है। ये अलग बात है कि बैड लक हमारा जो है ट्रेड गैप उनके साथ बहुत ज़्यादा है। हमारी जो है एक्सपोर्ट है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, 6 अरब डॉलर के करीब है, जबकि हमारी इंपोर्ट वहाँ से 18 अरब डॉलर है। तो ये हमें मतलब ज़ाहिर है जो गैप आया है इसके तो हमने चाइनी युआन ही अरेंज करके देने, उसकी बजाय वो हमसे अगर इसके बदले माल ख़रीद लें तो वो ज़्यादा अच्छा था। तो हमें ये हमारे ऊपर लेबिलिटी नहीं बढ़ती, लेकिन इसका हमें ये फ़ायदा होएगा। पहले ये पैसे हम जब हम डॉलर में इंपोर्ट के लिए बिल पे करने होते थे तो हमें लाजमी लोन लेने पड़ते थे, यूरो बांड, डॉलर बांड और IMF, वर्ल्ड बैंक,
सबके आगे झोली फैलानी पड़ती थी। लेकिन अब हमें इसके ये फ़ायदा होगा, ये आप बहुत कम लोगों को पता है, मैं पब्लिक को भी बताना चाहूँगा कि चाइनीज जो बैंक हैं वो हमें लोन दे देंगे और उसको एक्सटेंड करते रहेंगे, फ़र्ज़ के साल 2 साल 3 साल। उसका अलग बात है कि हमें उसकी भारी कीमत यानी कि सूद तो देना ही पड़ेगा। तो बहरहाल ये है कि हमें डॉलर इकट्ठे करने के लिए अपने इंटरेस्ट गिरवी नहीं रखने पड़ेंगे लोगों के आगे। चाइना जो है वो दरगुजर करता है। चाइना ने जैसे अभी भी 1 अरब डॉलर पाकिस्तान के रिज़र्व में शामिल कर दिया है, ताकि ये जो बातें हो रही कि 3 माह के इनके पास इंपोर्ट बिल भी नहीं है, तो उससे हमारे रिज़र्व बेहतर हो गए। तो चाइना हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें भी लाजमी तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा, वैल्यू एडेड में आना होगा, मैन्युफैक्चरिंग में आना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी। वरना ये कुछ दिन आप कितना इतना ट्रेड गैप कब तक बर्दाश्त करेंगे, और आखिर जो है आप ऐसा ना हो कि आप सब कुछ अपसेट हो जाए और आपकी इकानमी ब्रस्ट हो जाए। तो उससे पहले कि हम इस पोजीशन में पहुँचे, हमें बड़े फैसले करने की ज़रूरत है और करने चाहिए। अच्छा, ये आपने जैसे कहा कि हमें बड़े फैसले करने चाहिए, उसमें एक बहुत अहम फैसला ये भी था कि हम अपना नेशनल रिज़र्व जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो बिल्ड करेंगे। अब हुआ क्या कि उसके लिए महंगे कर्ज़े जो हैं वो हमने ले लिए। ज़ाहिर बात है, इंटरनेशनल मार्केट में गए, वहाँ बहुत महंगे दामों पर हमने जनाब वहाँ से डॉलर के कर्ज़े पकड़े और वो हम लेकर आ गए अपने पास। मुल्की कर्ज़ा बढ़ गया US डॉलर में, और जब रुपया हो गया कमज़ोर तो हर शहरी के कंधे पर जो बोझ बढ़ा है, इसका एहतिसाब किस तरह से होगा? कौन लेगा इसका हिसाब? क्योंकि हमारे यहाँ तो पॉलिसी मेकर आज यहाँ है, कल अस्पताल में है, परसों कहीं और है। तो ये अब इसका हिसाब कौन देगा? कर्जा ये लोग ले लेते हैं, फिर उसके बाद आंसर कौन करेगा? देखो जी, कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया हुआ है। उसका आपको मैं बता दूं, 18,000 अरब कर्जा है उसके, डॉलर 18,000 अरब डॉलर। हमने तो कुछ भी नहीं लिया हुआ। तो वो जो है हमने IMF या वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, तो हम कोई वो हमारे ऊपर एहसान नहीं करते। नहीं, लेकिन कर्जा तब अच्छा होता है जब लौटा सके ना। हम तो लौटा कहाँ सकते हैं कर्जा? 1.5 लाख हम उस कर्जे को अपने ये कर्जे लिए जाते हैं आपको अपनी इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए जी, अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, ना कि उससे हम तरक्याती बजट शुरू कर दें, ना कि उससे जो है ये फॉरेन एक्सचेंज लोन का मतलब ही ये है कि आप यहाँ इंडस्ट्री लेके आएँ, बाहर के इन्वेस्टर को लेके, ताकि आप बाहर का मुकाबला कर सकें। तो 1.5 लाख हमने उससे इंडस्ट्री लगाने का जो है बुल्टी हमने ख़त्म ही कर दी। हम तो ट्रेडर कंट्री बन के रह गए। हमारी एक्सपोर्टर जो है वो रॉ मटीरियल हो रहा है, कोई वैल्यू एडेड चीज़ हमारी नहीं हो रही। इसके लिए हुकूमत तो इतनी जिम्मेदार नहीं हुई, इसके लिए तो आपके ट्रेडर और बिजनेसमैन जिम्मेदार है ना। खुल के आप ये बात बोल दें कि हमारे ताजिर सनतकार इस पर फोकस नहीं करते। उन्होंने सरमाया दूसरे ममालिक में इकट्ठा किया है, एमनेस्टी स्कीम के बावजूद मुस्तकबिल में भी दूसरे ममालिक में पैसा लेके जाएंगे और वहां से वापस नहीं लाएंगे। यहाँ पे वो दावे करते हैं, आपने भी उनकी तकरीरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान जो है वो हमारा घर है, हम इसके लिए जिहाद करेंगे वगैरह वगैरह। और शायद आपको मुझसे ज़्यादा मालूमात हो किस तरह ये पैसे बाहर भेजते हैं। तो ज्यादती है ना ये। देखो, ब्लैक शीप हर होती हैं, हर जगह पे होती हैं वो, मतलब। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत की जो पॉलिसी वो इस वजह से गलत है कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा कम कर दी है कि हमारा मैन्युफैक्चर कहता है कि मैं हमसे मुकाबला करने की सख्त ही ख़त्म हो चुकी है। क्यों कि जो चाइना है वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को यूटिलिटी फ्री दे रहा है और रिबेट उसका बहुत ज़्यादा है। तो हम जो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, जो अगर वो हम चीज़ बनाते हैं तो हमें उससे कम कीमत में यहाँ बाज़ार में बिक्री होती है, तो वो चीज़ हमारे गले पड़ जाती है और हम बना नहीं पाते। तो इसलिए जितने भी मैन्युफैक्चर हमने देखे हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, वो इंपोर्ट पे आ गया। तो हुकूमत को जो है अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी होगी। अभी भी जो है चाइना जो अप्रैल में आपको होता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 5,200 आइटम शामिल होने थे, लेकिन हमारे जो है चैम्बर ने और हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और इन्होंने सारों ने जाके हुकूमत से मिले। उन्होंने कहा जी अगर आप 5,200 पे ट्रेड फ्री कर देंगे तो जो काम हो रहा है ये भी हमारा ठप हो जाएगा। तो आप बराए मेहरबानी इस पर दोबारा गौर करें। ऐसी चीज़ों पे ड्यूटी फ्री कीजिए जो पाकिस्तान में नहीं बनती। जो पाकिस्तान में चीज़ें बन रही हैं, अगर हम 5 रुपये की बना रहे हैं और चाइना उसको 2 रुपये की बेचेगा तो हम कैसे बेच सकेंगे? तो इस पर उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो यही चीज़ें हमें सोचनी होगी कि जो चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं उनके बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं करना चाहिए। जैसे इंडिया अलाउ ही नहीं करता, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा लगा देता है कि वो लोग इम्पोर्ट करने के काबिल ही नहीं रहते। चले फिर यहाँ पर फिर मैं आपसे एक चीज़, आपने कहा कि यूटिलिटी, चले फिर भी थोड़ा सा हटते हैं, लेकिन लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दिस। आपने कहा जी चाइना जो है वो यूटिलिटीज़ के लिए तकरीबन, आप समझेंगे बिल्कुल, मैं ज़ीरो नहीं कहता लेकिन मिनिमल रखता है यूटिलिटीज़ पे। हमारे मुल्क के अंदर सो कॉल्ड पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ है कि हमारे पास 5 दरिया हैं, डैम बनने नहीं देते हम, ना भाषा डैम पे कोई काम, ना दासू डैम पे कोई काम। नीलम झेलम का प्रोजेक्ट इतना डिले हो चुका है कि जो तब बच्चे थे अब बूढ़े हो गए, अभी तक नीलम झेलम तैयार नहीं हुआ। फिर आप कह रहे हैं कि जनाब मैं तवानाई के अंदर चाइना, ये तो हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंसी है ना।
है कि नहीं, आपको मानना तो पड़ेगा, कहीं तो इनकॉम्पिटेंसी देखो है। जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और उसकी ज़रूरत भी थी। देखो जी, अभी अप्रैल में आपने देखा होगा नवाब शाह में जो दर्जा हरारत है 50.2 तक गया है, जो कि मतलब है एशिया में सबसे ज़्यादा अप्रैल के महीने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बल्कि इंटरनेशनल लोगों ने कहा जी पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना गया। तो ये हमारे लिए समझो रेड अलर्ट है पाकिस्तान के लिए। जो आपने मैं बातें की हैं, पानी हमारा लेवल जो है डेड लेवल पे पहुंच गया। हमारा मंगला डैम, दरबेला डैम, दरियाए सिंध पानी का बहाव जो है हमारी जो है असकम, जो आपने एनर्जी की बात की, आगे बहुत बड़ा बहरान पैदा होने वाला है। क्यों कि हाइड्रो पावर हमें सबसे सस्ता 1 रुपया पर यूनिट पड़ता है, तो उस पर हमने बहुत कम हमारी बिजली रह गई है। उसके बाद हम सारी की सारी फर्नेस ऑयल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब सोलर में आ रहे हैं। Which mind you is one of our biggest imports, oil. मतलब ये not तो हमारा exclusively furnace oil, लेकिन oil 12 अरब डॉलर हम पे कर रहे हैं सिर्फ इंपोर्ट इस पे क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल तो हमारा कितना नुकसान हो रहा है। तो हमें जो है हमारे जो है अगर पानी के 2025 में जो इंटरनेशनल लोगों ने जो तजिया निगार है कि पाकिस्तान में लोग पानी के लिए लड़ रहे होंगे और मर रहे होंगे। जैसे आज अफ्रीका का जो हाल है आपको पता ही है कि 2015 से वहाँ क्राइसिस आया और बड़े बड़े लोग बाल्टियाँ लेके घूम रहे हैं, जो कि पहले वो तो कह रहे हैं साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग के अंदर ये हाल होने वाला है। तो पाकिस्तान में भी ये होने वाला है। तो इससे पहले आंखें खोलें और हमारे जो है डैम और बनाए। डैम बनने चाहिए कि नहीं बनने बिल्कुल बनने चाहिए। डैम हमारी ज़रूरत है। और जो इंडिया है वो ये 2 गैर मुतनाज़ा डैम जो हैं, भाषा और दासू डैम, ये क्यों नहीं बन रहे फिर? देखो जी, ये बनने चाहिए, बनने चाहिए। काला ये तो गैर मुतनाज़ा बन चाहिए थी। लोगों को करना चाहिए, अपनों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि पाकिस्तान की अगर बका है और हमारी ज़िंदगी की बका है तो पानी है। पानी नहीं होगा तो ज़िंदगी ख़त्म होगी। ज़िंदगी नहीं होगी तो ये आपकी लड़ाइयाँ और ये हमारे सारे मफाद किस काम के। तो हमें पाकिस्तान को अगर बचाना है, अपनी आइंदा नस्लों को बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो पानी पे हुकूमत को जो है फैसले करने पड़ेंगे। इस वक्त टॉप 5 कंट्री क्राइसिस के हिसाब से पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन पे आ चुका है। तो आप मुझे बताएं फिर सीपैक के अंदर अहम चीज़ ये नहीं थी कि एनर्जी मंसूबों के अंदर ये दोनों हाइडल प्रोजेक्ट भी चले जाते ताकि हाइडल पे ज़्यादा काम होता? ऐसे नहीं कि हाइडल में है नहीं, सीपैक में है हाइडल प्रोजेक्ट, लेकिन इतना मैसिव नहीं है आपके साथ। नहीं, बहुत अच्छा। उसकी बजाय हम जो कोयले पे जो हम लगा रहे हैं उसकी बजाय अगर हाइड्रो पावर लगा लेते और चाइना को एग्री कर के कुछ हमारे जो है आप डैम में हमारी हेल्प करेंगे। सीपैक के अंदर ही बहुत सी जगह हैं जहाँ आप डैम बना सकते हैं। हमारी नेचुरल ऐसा है कि हर 10 किलोमीटर पर डैम बन सकता है छोटा। हुकूमत अगर चाहे और लोगों को अवेयरनेस दे तो मैं समझता हूँ सैकड़ों नहीं हज़ारों डैम पाकिस्तान में बन सकते हैं। छोटे डैमों और की ये बात कर रहे पानी हैं, जो ये है काफी पानी अरसे से प्रोग्राम जी हमारा पानी का जो मीठे पानी का लेवल है बहुत नीचे जा चुका है। बड़ी एसेंशियल इशू पर आपने जो है वो हाईलाइट किया है आज, और मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले प्रोग्रामों के अंदर भी हम इस मौजू के ऊपर जरूर करें, क्योंकि हमारे यहाँ मेजर इशू ये पोर्टेबल वाटर का है, ऐसे वाटर का है जो कि यूजेबल हो, ह्यूमन यूज़ के लिए हो, और अनफॉर्चुनेटली हम उसको सही से यूज़ नहीं कर रहे। साथ साथ ये एग्रीकल्चरल के भी यूज़ हो सके और तवानाई के लिए जो बिलखुसूस इसको इस्तेमाल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा, इसके बारे में बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। और हम आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।